रोहित और कंचन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहित अमीर था जबकि कंचन गरीब घर की थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चनें आ रही थी। रोहित की मां सुलोचना स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपने पापा की मदद से कंचन के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर दी। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक न एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। कंचन रोहित और अपने ससुर के साथ घर पहुँचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने कंचन को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा कि सुलोचना पूरे घर को सिर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुलोचना ने कंचन का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कराए, पर रिसेप्शन में बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब मेरी बहू को देखे। हाँ सुलोचना, बिल्कुल, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। कंचन खुश थी कि उसकी सास ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सुलोचना बहुत चालाक थी। वो अपने मन में कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। सुलोचना ने कंचन को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो सबके बीच नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में सुलोचना कंचन को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। रोहित का ध्यान अपने दोस्तों में था। क्या बात है सुलोचना, तूने तो चोरी चुपके बेटे की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अब क्या बताऊं सुषमा, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सकते। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठने के लिए कुर्सी तक तो है नहीं। वो तो रोहित को ना जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती ही हो, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू ना बनाती। अच्छा, तुम लोग अब आई हो रिसेप्शन में तो अच्छे से खा पी कर जाना। बबली, उषा, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन बड़ा पैसा लगा कर रखा है, एक एक बढ़िया चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर मिला है। चलो मैं और मेहमानों को देख लूं। सास की बातें सुनकर कंचन की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तभी उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कंचन अपने आंसू पोंछ लेती है। सुलोचना मुंह बनाती हुई उसके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? कंचन, तेरी सास ने तेरे साथ कुछ गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाठ से बैठे रहती हूँ। कंचन अपने मम्मी पापा को झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि सुलोचना उसके साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। जब तक सुलोचना के ससुर और रोहित घर पर होते थे, तब तक तो सुलोचना कंचन से बहुत मीठे से बात करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते, सुलोचना उससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही। अरे वाह, खीर बहुत टेस्टी बनी है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी मैंने शाम को बना दी। तुझे पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी। मुझे पता था तू मीठा कम खाता है। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। सुलोचना झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि कंचन ने बनाई थी। कंचन ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब सुलोचना की चोरी खुलने वाली थी तो कंचन बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने ही मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डाल लेना। एक कटोरी मुझे भी दे दो। कंचन ने बात को संभालकर अपनी सास को सम्मान दिया था, पर सुलोचना को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम कंचन करती थी, पर क्रेडिट सुलोचना अपने नाम कर लेती थी। कंचन इस बात के लिए कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनिया को बुलाना ही पड़ेगा।
हेलो सोनिया बेटा, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनिया सुलोचना की सहेली की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया उसके घर की बहू बने, पर रोहित ने कंचन से शादी कर ली। सुलोचना चाहती थी कि किसी तरह कंचन इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी, आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस तो फिर अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए ही यहाँ रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन यहाँ पर है, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करो आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस तो फिर बन गई बात। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ, उसे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे तो कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए तो मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है, बस हो गया काम। सोनिया रसोई में जाती है और कंचन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। कंचन, आज मेरा साउथ इंडियन खाने का बहुत मन है, प्लीज तुम डोसा सांभर और इडली वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। कंचन बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। रोहित और उसके पापा के आने का समय हो रहा था, तभी कमरे में से सुलोचना की चीखने की आवाज आती है। कंचन दौड़ती हुई कमरे में जाती है। बाथरूम में फर्श पर साबुन गिरा हुआ था, उस पर पैर फिसल गया, मेरी कमर। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ, चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि सुलोचना की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। कंचन रसोई में सुलोचना के लिए कुछ हल्का बनाने चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपके वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना है, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगे तभी मैं आऊंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बात सुनकर सुलोचना की आंख खुल जाती है। वो जिसे अपना समझ रही थी, वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कंचन कमरे में आती है, सुलोचना को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसके बाद दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। कंचन सुलोचना की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कंचन के साथ कितना बुरा किया था। सोनिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन कर देना जब भी बुलाना होगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में खुश रहो, और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना, मैं अपनी बहू कंचन के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर कंचन खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास के गले लग जाती है। सोनिया मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना की तबीयत ठीक हो जाती है। अब उसका व्यवहार कंचन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। ये देखकर रोहित और उसके पापा भी बहुत खुश थे। वर्षा बहू नजर नहीं आ रही, सुबह से गायब है। तुम्हें पता तो है माँ, वर्षा सुबह बाजार के लिए निकल जाए तो शाम से पहले लौटती नहीं है। आ तो गई हूँ, वो मेरी सहेली ने बताया था सस्ती साड़ियों की सेल लगी हुई है। वो 2 साड़ी फालतू खरीद लाई तो मुझे बोली कि तू रख ले। मैं उसी के घर चली गई थी। इतनी साड़ियां पहले रखी हुई हैं, वो कहाँ संभालोगी बहू? माँ जी, मुफ्त में कोई चीज मिले तो लेने में हर्ज ही क्या है? बहन जी, कपड़े धोने का सर्फ लोगी? अगर 5 पैकेट लोगी तो ये बाल्टी मुफ्त में मिलेगी। 5 पैकेट के साथ 1 बाल्टी मुफ्त? माँ जी खरीद लेते हैं, मेरे बाथरूम की बाल्टी टूट गई है, ये मुफ्त में मिल जाएगी, वो भी 200 रुपए के 5 सर्फ के पैकेट। वर्षा, पहले सर्फ देख तो ले इस्तेमाल में कैसा है, पता चले बेकार हो। माता जी, सुबह से बहुत पैकेट बेच चुके हैं, लेना है तो लो, नहीं तो हमें और भी जगह बेचने जाना है।
माँ जी, मुझे बाल्टी की जरूरत है। ये लो 200 रुपए। लाओ सर्फ इधर दो। कपड़े तो धोने ही है, अभी इस नई बाल्टी में ही डुबो देती हूँ। अरे, ये सर्फ में झाग क्यों नहीं बन रहा? ये क्या? ये तो मामूली पाउडर है और ये बाल्टी मानो अभी चटक जाएगी। और करो लालच। ये कहानी है वर्षा की, जो अपने पति विनोद और सास ससुर के साथ जबलपुर में रहती थी। वर्षा का 3 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम वंश था। वर्षा स्वभाव से बहुत लालची थी। मुफ्त में कुछ भी मिल जाए बस, उसकी इस आदत से घर के सभी लोग परेशान थे। एक दिन, विनोद, ये देखना, मेरी सहेली ने मुझे मोतियों की ये माला दी है, कैसी लग रही है? वो पहनती नहीं थी, मैंने कहा मुझे दे दे। अच्छी है, पर ऐसे हर बार तुम किसी न किसी सहेली के घर जाती हो और कोई ना कोई चीज लेकर आती हो, अच्छा नहीं लगता। विनोद, तुम खुद तो कभी कुछ लाकर देते नहीं हो और मेरी सहेलियां दें तो तुम्हें बुरा लगता है। विनोद, इसे कुछ भी कहना बेकार है। माँ जी, एक तो वैसे ही शादी के बाद इस घर में मुझे कोई सुख नहीं मिला, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। अरे अब बस भी करो, तुम लोगों की सारा दिन चिक चिक सुनकर मोहल्ले वाले भी कहते हैं कोई भिंडी बाजार है हमारा घर। वंश, आओ, तुम्हें तैयार कर दूं, बर्थडे में जाने का समय हो रहा है। अब आज किसका जन्मदिन है जो दोनों माँ बेटे तैयार होकर जा रहे हो? दादी, मेरे दोस्त दीपक का बर्थडे है। वो बहुत बड़े फार्म हाउस में पार्टी दे रहा है, इसलिए मम्मी पापा दोनों को ले जा रहा हूँ। ये सफेद कमीज और कोट पहन लेना जी, तुम्हारे लिए कल स्पेशल खरीद कर लाई थी। इतने पैसे वाले लोगों के बीच कुछ तो ढंग के दिखो। वर्षा विनोद और वंश के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां पर उसे उसकी सहेली मीनल मिल जाती है। अरे वर्षा, और बता कैसी है? कोई बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। ये तो तूने वही साड़ी पहनी है ना जो मैंने तुझे सस्ते दामों पर बेच दी थी? यहाँ तो चुप हो जा मीनल, वो तो काफी पुरानी बात हो गई, किसी ने सुन लिया तो। वर्षा, जरा इधर आना। देखा, मैं तभी बोल रहा था, यूं लालच में आकर बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदती रहती हो। मम्मी, मुझे भी इस साल अपना बर्थडे ऐसे ही फार्म हाउस पर मनाना है। इतनी धूमधाम से जन्मदिन मनाना बेटे तेरे पापा के बस की बात नहीं है, भूल जा। किसी बड़े खानदान में पैदा हो जाता तो शायद ऐसा धूमधाम वाला जन्मदिन मना पाता। चलो, काफी देर हो गई है, ऑटो भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ वंश बेटा, दीपक के साथ कुछ देर और खेल लो। बस सर, ऑटो मिल जाए तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे। इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी ड्राइवर को बोलता हूँ, वो आप लोगों को छोड़ आएगा। अरे नहीं सर, आप परेशान। वो हमारी गाड़ी ठीक होने गई है, इसलिए हम कैब करके आए थे, अब हो नहीं रही तो ऑटो। विनोद, जब मिस्टर अरोड़ा इतना जोर दे रहे हैं तो चल लेते हैं। बड़ी गाड़ी में बैठने का अलग ही मजा है और ऑटो के पैसे भी बच जाएंगे। वर्षा विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरीवश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है। जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी, तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो? और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुश ही खुश रहूं। अच्छा, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया, फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है।
बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा? इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना। तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। रुको, मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छपकर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो, वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी, अब आप देखते जाओ, हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद न जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है। मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों? जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माँ जी, आओ माँ जी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी, मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं। मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना। मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया। नया घर, गाड़ी, धन दौलत सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन, हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी दे रही हूँ। ठीक है, बाय। वर्षा, ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे, आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। अचानक, विनोद, तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा। इतने सारे वीडियो गेम, महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा, सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश, कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था, अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया। और ये देखो, बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा, ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो। मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है, तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है, उसके दोस्त आते ही होंगे।
भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था, मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। Thanks for watching.